Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you a poem, A Legend of the Northland from your book Beehive of class 9th. This poem is written by a famous poet named, let us see, Fur Carey. This poem is a ballad. What is a ballad? A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. A Legend of the Northern Land is a ballad. Okay, ballad is a poem which is narrated in a form of song. It's a form of song which tells us a story. Ballad जो है एक गाना है जो कि गाने की तरह चलता है और एक फिल्मी अंदाज होता है उसमें, और ये एक कहानी कहता है, उस समय की उस कल्चर की कहानी को कहता है। जैसे पिक्चर में होता है, पिक्चरों में होता है कि कहानी होती है गाने के अंदर, वैसे ही बैलेड में भी पूरी एक कहानी चलती है और ये उस समय की कहानी होती है जो ओरली एक दूसरे से पास ऑन होती है। मेरी मम्मी को उनकी मम्मी ने सुनाया, और उनकी मम्मी को उनकी मम्मी ने सुनाया और मेरी मम्मी ने मुझे सुनाया। इस तरीके से ये कहानी एक से दूसरे तक पहुंचती है, उसे बैलेड कहते हैं। ठीक है, तो बैलेड जो है वो एक तरीके से फोक टेल है, और जो पोम है द लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड, ये एक बैलेड है और स्टोरी के फॉर्म में क्या किया जा रहा है, इसे नैरेट किया जा रहा है। और ये स्टोरी जो है, टाइटल में देखिए नॉर्दर्न लैंड लिखा हुआ है, तो नॉर्दर्न लैंड जो है वो इंडिया का मैप अगर देखें तो जिस तरफ हिमालय है उधर की तरफ नॉर्थ है, तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्दर्न लैंड की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली पोलर रीजन है, वो ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पे बहुत ठंडा होता होगा, तो वहाँ की बात की गई है। तो इस पोम में जो है वो एक बहुत अच्छा मैसेज है, वो मैं भी नहीं बताऊंगी क्योंकि सारा क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग पोएम शुरू करते हैं, पोम को पढ़ते हैं। ये ब्लू ब्रैकेट में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। दिस पोम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी who angered Saint Peter because of her greed. ये जो पोम है ये कहानी बताती है, एक लेजेंड है, एक पुरानी कहानी के बारे में बताती है कि एक ओल्ड लेडी थी, एक बूढ़ी औरत थी, और गुस्से के मारे उसने सेंट मतलब होता है साधु, महात्मा, सेंट पीटर जिनका नाम था, उनको खाना नहीं दे पाए और उनके ऊपर बहुत गुस्सा हुई और अपनी लालच की वजह से वो उनको खाना नहीं दे पाए और गुस्सा हुई। तो उसकी कहानी है, आइए देखते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आएगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट 4 लाइन्स। अवे अवे इन द नॉर्दर्न लैंड where the hours of the day are few and the night are so long in winter that they cannot sleep them through. अब यहाँ पर अगर राइमिंग स्कीम देख ली जाए तो लैंड कहीं भी डी नहीं आ रहा है, फ्यू नहीं आ रहा है, फ्यू आ रहा है, देखिए फ्यू, थ्रू, यस, few is rhyming with the 4th line through. So A, B, C, B. This will be the rhyming scheme. चलिए, राइमिंग स्कीम तो हमने जान ली पोएम की। अब पहला स्टैंजा समझते हैं। अवे अवे मतलब दूर दूर, फार अवे,
वेरी फार अवे। अवे अवे मीन्स ट्वाइस अवे अवे आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी फार अवे, बहुत दूर। और कहाँ, कितनी दूर, नॉर्दर्न लैंड, पोलर रीजन में। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन का समय, जो कि दिन होता है वो बहुत कम होता है, जो दिन होता है बहुत छोटा होता है, और जो रात होती है वो बहुत लंबी होती है। और जो मतलब समय होता है इतना ठंडा होता है कि लोग वहाँ पर सो नहीं पाते, आराम से सारी रात सो नहीं पाते, और वो उठ जाते हैं, अनेबल टू बियर द कोल्ड टेम्परेचर, बियर द लो टेम्परेचर। तो ये जो पोलर रीजन है वहाँ पर क्या होता है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि जो दिन होते हैं बहुत छोटे होते हैं और रात इतनी लंबी होती है कि लोग सो नहीं पाते हैं ठंड के मारे, वो जाग जाते हैं, और जागकर वो क्या करें, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अंधेरा है, बाहर बर्फ़ गिरी हुई है। तो ये पोलर रीजन जो है नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है। दिस इज प्रोबेबली बिकॉज द पोल्स स्पेशली एक्सपीरियंस, पोलर रीजन एक्सपीरियंस 6 मंथ विंटर, 6 महीनों का वहाँ पर क्या होता है, विंटर सीजन होता है। सो फर्स्ट 4 लाइन्स में बिल्कुल साफ है कि अवे अवे इन द नॉर्दर्न लैंड, जगह का नाम भी बता दिया, नॉर्दर्न लैंड में है ये, पोलर रीजन में है ये। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के समय, दिन के घंटे बहुत कम हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, रात बहुत लंबी होती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दे कौन है यहाँ पे, पीपल, द पीपल हु आर सर्वाइविंग देयर, हु आर लिविंग देयर, वो दे हैं, यहाँ के पीपल्स को दे कहा गया है, रेफर किया गया है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, पूरी रात सोकर गुजारना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, रात इतनी लंबी होती है। सो आई होप दैट 4 lines you have understood. Now let us move to the next 4 lines, where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. तो अब क्या किया जा रहा है, where they harness the swift reindeer, harness का मतलब क्या होता है, टाई करना, बांधना। द स्विफ्ट रेंडियर्स आपने अगर सेंटा क्लॉज की पिक्चर देखी होगी तो उसमें सेंटा क्लॉज एक रथ पे बैठ के आते हैं, अपने घोड़ों पे बैठ के आते हैं, जो उनके जो घोड़े होते हैं वो अलग ढंग के होते हैं, वो रेंडियर्स कहलाते हैं, जिनके सींग होती है और सुंदर से होते हैं। तो ये वहाँ पे मिलते हैं, एनिमल्स लिविंग इन द नॉर्दर्न लैंड। तो स्विफ्ट रेंडियर्स बहुत तेज़ दौड़ने वाले रेंडियर्स होते हैं। तो वेयर दे मतलब पीपल, उन्होंने क्या कर रखा है, हार्नेस कर रखा है, बांध रखा है। किसको बांध रखा है, रेंडियर्स को बांध रखा है। किससे बांध रखा है, रस्सियों से। टू द स्लेज, और स्लेज से बांध रखा है। अब स्लेज क्या होता है, कैरेज ड्रॉन बाय एनिमल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ओवर स्नो, जो बर्फ़ के ऊपर ये गाड़ी चलाई जाती है और रेंडियर्स उसको खींचते हैं। तो व्हेन इट स्नो, जब क्या होती है, जैसे यहाँ बारिश होती है, वहाँ पर किसकी बारिश होती है, बर्फ़ की बारिश होती है। और एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब। अब बच्चे क्यों बियर्स के, भालू के बच्चों के जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फरी क्लोथ्स पहन रखे हैं। कैसे, फनी एंड फरी क्लोथ्स। फनी कैसे हो गया, और ऑब्वियस सी बात है, वो इंसान के बच्चे हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, भालू के चमड़ों से जैसे फर होता है वैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो उनका चेहरा नहीं दिख रहा, वो एकदम से ढके हुए हैं और जैसे लगता है कि छोटे से भालू के बच्चे हैं, तो बहुत फनी से लगते हैं। तो ये सेकंड स्टैंजा है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने रेंडियर्स को, जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, उन रेंडियर्स को रस्सी से, स्लेज से बांध के रखा है, जिससे कि वो
जब बर्फ गिरे तो उस पर दौड़ सकें। और जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चों जैसे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वैसे फरी कपड़े, रोएदार कपड़े पहन रखे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा पे चलते हैं। थर्ड स्टेंजा देखते हैं और समझते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अब यहाँ पे कहते हैं कि in this type of climate parents often tell their children a story. अब इस मौसम में जब बाहर निकला नहीं जा सकता है तो बच्चों पे कंट्रोल कैसे किया? बच्चे बड़े एनर्जेटिक होते हैं, तो बच्चों पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उनको स्टोरी सुना के। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, बहुत क्यूरियस, बहुत ज़्यादा अच्छी सी, जिसमें जिज्ञासा हो, भरी हो कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। लेकिन पोइट कहते हैं आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे नहीं लगता कि ये सच है। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। तो वो कहते हैं कि जो मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं इसे सच नहीं मान सकता। यहाँ पे TIS जो है शॉर्ट फॉर्म है इट्स ट्रू का, और टेल मतलब स्टोरी होता है, ठीक है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। येट यू मे लर्न अ लेसन का मतलब क्या हुआ? ये जो कहानी है उससे आप सीख ले सकते हैं, शिक्षाप्रद है, एक लेसन सीख सकते हैं, अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। वो कैसे? इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं वो कहानी आपको अगर सुनाता हूँ तो वो कहते हैं कि वो लोग कहानी सुनाते हैं, और बट शी स्टिल वॉन्ट्स टू शेयर। जो पोइट हैं वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, क्या? ये स्टोरी शेयर करना चाहती हैं कि, और वो चाहती हैं कि हम लोग इसको सुने और सुनकर एक लेसन लें, एक सीख लें। आइए नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Once when the good Saint Peter, once when the good Saint Peter का मतलब क्या हुआ? The poet starts by saying that this story dates back to the time when Saint Peter's lived on the earth and walked around preaching good things to the people just as he was doing now, probably from heaven or through the holy books. जैसे महात्मा बुद्ध नहीं मरे, उनकी सीखें हम लोग आज भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, हम बताते हैं, महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाते हैं, वैसे ही सेंट पीटर उस समय तो ज़िंदा थे, उस समय अच्छे काम कर रहे थे, और आज भी अच्छे काम कर रहे होंगे। स्वर्ग में बैठकर भी वो वहाँ से अच्छे काम कर रहे होंगे, या उनकी बुक्स के थ्रू हम अच्छे काम कर रहे होंगे, उनकी बुक्स को पढ़कर हम अच्छे काम कर रहे होंगे, तो वो मोटिवेट करते रहेंगे। वो मरकर भी अमर हो चुके हैं, तो यहाँ पर इसीलिए गुड वर्क कहा गया है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वो धरती पे रहा करते थे तो वो क्या करते थे? चल चल के, एंड वॉकड अबाउट इट, वो चल चल कर क्या करते थे? प्रीचिंग्स देते थे। प्रीचिंग्स मतलब अपनी टीचिंग्स, अपने जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको सब में बांटते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, ये उनका काम ही था, यही उनका काम था। क्या काम करना था? लोगों को अच्छी बातें सिखाना, लोगों के अंदर से गलत भावनाओं को निकाल कर अच्छी भावनाओं को भरना था सेंट पीटर का काम। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन
was making cakes and baking them on the hearth. अब क्या हुआ? He came to the door, एक दरवाजे पे वो आए. Continuing with her story, जो पोएट हैं वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रही हैं और बताती हैं कि ऐसे ही प्रीचिंग देते देते वो एक दरवाजे पे आए और घूमते घूमते और दरवाजे पे आकर उन्होंने देखा वहाँ पर एक औरत, छोटी सी औरत, कद में छोटी, वो क्या कर रही है? केक बेक कर रही है इन एन ओवन. ओवन को ही हर्थ कहते हैं. ओवन फॉर हर सेल्फ, अपने लिए केक बना रही है. हर्थ फायर प्लेस को भी कहते हैं. ठीक है, HEARTH. हर्थ मतलब फायर प्लेस और कॉटेज का मतलब होता है स्मॉल होम. तो फिर से एक बार देख लेते हैं. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज. एक घर, छोटे से घर के सामने आए घूमते घूमते वो, और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? एक छोटी सी औरत क्या कर रही है? अपने लिए केक बेक कर रही है. कहाँ? ओवन पे, भट्टी के पास, हर्थ पे. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cake to give him a single one. अब सेंट पीटर जो हैं ऑलमोस्ट क्या हो रहे थे? इतने थक गए थे कि वो उनको बेहोशी आ रही थी घूमते घूमते और फास्टिंग करते हुए, बिना कुछ खाए पिए चलते चलते. उन्हें क्या हो रही थी? वो एग्जॉस्टेड हो गए थे, थक चुके थे और उन्हें बेहोशी आ रही थी भूख के मारे पूरा दिन चलते चलते. तो उन्होंने क्या किया? उस औरत से एक केक मांगा उसके स्टॉक में से, जो भी वो बेक कर रही थी उस स्टॉक में से. उन्होंने कहा एक केक मुझे भी दे दो. फिर से मैं ये 4 लाइन पढ़ती हूँ आपके लिए, देखिए. एंड बीइंग फेंट, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना. विथ फास्टिंग, फास्टिंग मतलब भूख के मारे. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन बीत चुका था. ही आस्क्ड हर, हर कौन है यहाँ पर? द लिटिल वुमन हु was baking the cake for her store of cake. अपने स्टोर जो वो केक बना कर रख रही थी उस स्टोर में से उन्होंने कहा to give him a single one, एक केक उनको दे दो. उन्होंने एक केक मांगा. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seems too large to give away. अब उस लेडी की बारी आई. तो वो जो लेडी थी वो बड़ी ग्रीडी थी, पहले ही हमने आपको बताया. तो वो उसने ना नहीं किया, उसने एक छोटा सा केक बनाने की कोशिश की. द वुमन मेड अ स्मॉल केक टू गिव हिम. उसने एक छोटा सा केक बनाया देने के लिए. किसको? सेंट पीटर को. बट बिफोर शी कुड गिव इट, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट वॉज टू बिग टू गिव अवे फॉर फ्री. अब फ्री में देने, कोई पैसा दे तो पैसा दे के खरीदे तो उसकी कमाई हो, उसको ग्रीड था, लालच था, तो उसे कुछ मिल नहीं रहा था, उसे दान करना था. तो उसने सोचा अरे बाप रे, इतना बड़ा केक मैं फ्री में दे दूँ, मुफ्त में दे दूँ, ये बहुत बड़ा है. उसने छोटा सा केक बनाया था, लेकिन वो छोटा केक भी उससे बहुत बड़ा लग रहा था. ठीक है. सो शी मेड अ लिटिल केक. उसने एक छोटा केक बनाया. बट एज इट बेकिंग ले, जब वो उसे बेक कर रही थी, शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक को देखा. एंड थॉट, फिर सोचा, इट सीम्स टू लार्ज टू गिव. अरे ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, इनको ऐसे ही मुफ्त में दे दूं. देन व्हाट हैपेंड? Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. फिर उसने आटा गोदा, नीड किया आटा गोदा और उससे छोटा केक बनाया. और फिर उसने उसको देखा तो उसे लगा अरे ये तो पहले वाले ही जितना बड़ा है, ये छोटा हुआ ही नहीं. तो फिर वो नहीं दे पाई. Then what happened?
Then she took a tiny scrap of dough, और बहुत छोटा सा पतला सा उसने डो लिया, आटे की लोई ली, and rolled it flat, खूब पतला पतला बेला, and baked it thin as wafer. वेफर आप लोग खाते हैं, चॉकलेट में होता है, बड़ा क्रिस्पी सा होता है, पतला पतला होता है, वेफर साइज में उसने केक किया. बट शी couldn't पार्ट विद दैट, और वो उसे भी नहीं दे पाई, उसे वो भी बहुत बड़ा लग रहा था. फॉर शी सेड, माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ. फॉर शी सेड, my cake that seems too small, और उसने क्या कहा, the poet describes the woman miserly character by saying that she felt that cakes that seemed so small were still big when she ate them, and therefore they were not fit to be given away. अपने खाने में उसे बड़े लग रहे थे, लेकिन देने में वो बहुत उसे छोटे मतलब लग रहे थे. जब अपने खा रही थी वो छोटे से लग रहे थे, लेकिन जब देना था तो वो बहुत बड़े लग रहे थे, तो वो उसे नहीं दे पा रही थी. उसके अंदर का जो ग्रीड है वो नहीं, वो उसका कैरेक्टर देखिए कैसा है. द पोएट डिस्क्राइब्स द वुमेन्स मिजरली कैरेक्टर बाय सेइंग दैट शी फेल्ट दैट केक्स दैट सीम सो स्मॉल वेयर स्टिल बिग. जो केक जो बहुत छोटे थे, बहुत वेफर साइज के थे, वो तब भी बड़े लग रहे थे. When she ate them and therefore they were not fit to be given away. और वो काफ़ी बड़े लग रहे थे, इसलिए वो दे नहीं सकती थी. She then kept them on the shelf. उसके बाद उसने क्या किया, उन केक्स को उठाकर सेल्फ पे रख दिया, अलमारी पे रख दिया. and did not give any cake to Saint Peter. और उसने सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया. सो इतनी सेल्फिश थी वो औरत. अब क्या हुआ? Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Then good Saint Peter grew angry. जो अच्छे साधु महात्मा थे, जो अच्छा काम किया करते थे, वो भूख के मारे, प्यास के मारे बेहोश हो रहे थे, बेहोशी आ रही थी उनको, और उनको वो लेडी एक छोटा सा वेफर साइज का भी केक नहीं दे पाई, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया. उस लेडी ने उन्हें गुस्सा दिला दिया, और वो हंग्री थे, बहुत भूखे थे और फेंट हो रहे थे. तो इस औरत पे गुस्सा आना तो लाजमी था. तो सेंट पीटर को उन्होंने गुस्सा दिला दिया था. अब क्या होता है? एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. अब सेंट पीटर ने कहा, एंड ही सेड, सेंट पीटर ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो. एक स्वार्थी होता है और एक बहुत स्वार्थी होता है, और तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो. टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, इंसान इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि एक इंसान उसके सामने बेहोश हो रहा है और वो उसकी मदद ना करे. तो तुम इंसान बनने लायक तो नहीं हो, इंसान के रूप में जीने लायक तो नहीं हो, और तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए. कौन सारी चीज़ें? फूड और शेल्टर, और ऐसी जगह जहाँ पर तुम इस ठंडी ज़मीन पे आराम से गर्मी में रह सको. तो तुम उस लायक नहीं हो, तुम इंसान कहलाने लायक, तुम इंसान की श्रेणी में रहने लायक नहीं हो. तुम्हें घर, खाना और ये गर्म जगह नहीं मिलनी चाहिए. तुम उसके लायक नहीं हो. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood.
अब सेंट पीटर को इतना गुस्सा आ गया कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने उसे अभिशाप दे दिया। सेंट पीटर ने उस लेडी को श्राप दे दिया। सेंट पीटर टोल्ड द वुमन दैट henceforth she will have to build her own nest like other birds, and that she will have to work hard at boring the hard wood the whole day in the fine woods. अब उन्होंने श्राप क्या दिया कि तुम तो इंसान होने लायक हो नहीं, तुम्हें घर और खाना इतनी आसानी से नहीं मिलना चाहिए, तो अब तुम चिड़ियों की तरह क्या करोगी, खाना ढूंढोगी। और कैसे ढूंढोगी, कड़े कड़े पेड़ों में, और अपने चोंच से मार मार कर कीड़े मकोड़े ढूंढ कर खाओगी। क्योंकि तुम्हें खाना देने में मुझे कष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हें खाना ढूंढने में भी अब कष्ट होगा। तो इस तरीके स्कैंटी मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, अनसफिशिएंट। तो सेंट पीटर बहुत गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने उस लेडी को श्राप दे दिया। अब क्या होता है, देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब क्या हुआ, after this what happened, and so saying the curse of Saint Peter started to work. अब जैसे ही उन्होंने सेंट पीटर्स ने अपने शब्द कह के ख़त्म किए, उनका श्राप काम करने लगा। और क्या हुआ, द वुमन डिड नॉट से अ वर्ड एंड वेंट थ्रू द चिमनी टू गो आउट। उस औरत ने एक शब्द नहीं कहा और वो चिमनी से बाहर चली गई। और जैसे ही चिमनी के बाहर निकली तो क्या हुआ, शी हैड बीन टर्न इनटू अ वुड पैकर। वो क्या बन गई थी, एक कटफोड़नी बन गई थी, एक वुड पैकर बर्ड बन गई थी। दिस वुड पैकर कुड बी सीन फ्लाइंग आउट द टॉप ऑफ द चिमनी। और वो चिमनी के ऊपर उड़ती दिखाई पड़ती हैं वुड पैकर्स। और वुड पैकर्स का कलर कैसा होता है, अभी हम देखते हैं। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. अब क्या हुआ, the woman was wearing a red cap. स्कारलेट मतलब एक लाल टोपी पहने हुए थी। So the woodpecker developed a red प्लम। आप अगर वुड पैकर देखेंगे तो उसके सर पे, जैसे मोर के सर पे एक ताज सा होता है, तो वुड पैकर के भी सर पे लाल रंग का एक ताज सा होता है, वो उसकी टोपी है उस औरत की। एंड सिंस ऑल हर क्लोथ्स बिकेम ब्लैक एंड बर्न्ट व्हाइल गोइंग अप द चिमनी, द वुड पैकर्स बॉडी फ्रॉम देन ऑन बिकेम ब्लैक। और पूरी बॉडी ब्लैक है और कुछ नहीं, मतलब और कलरफुल नहीं है वो, सिर्फ उसके जो सर पे है वो लाल रंग का एक टफ है, जैसे मुर्गे पे होता है, पिकॉक पे होता है, तो वैसे उसके सर पर एक टोपी स्कारलेट कैप पहनी हुई थी, वही उस बच्ची, बाकी सब जल गया, काले रंग की हो गई और वो लाल रंग की उसकी टोपी जो है उसका कैप बन गया, ब्राइट रेड कलर का जो है उसका कैप बन गया। और बाकी बॉडी चिमनी से बाहर निकलते हुए जल गई और वो काले रंग की चिड़िया बन गई जिसका नाम वुडपैकर है। अब लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. And every country boy since then, everyone including school children have seen a woodpecker digging into the bark of the trees in the forest for food worms to feed on. अब हर कंट्री में, ये नहीं कि एक ही कंट्री में, हर कंट्री में, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों ने भी वुडपैकर देखा होगा,
कैसे देखा होगा, क्या करते हुए देखा होगा? वुडपेकर क्या करती है, लकड़ियों में छेद कर कर के उनमें से कीड़े मकोड़े निकाल कर अपना खाना इकट्ठा करती है और खाती है। और क्यों ऐसा हुआ वो आपने पूरी स्टोरी में सुना कि ये एक ग्रीडी लेडी थी, लालची औरत थी। सेंट पीटर को एक छोटा सा केक नहीं दे पाई, और सेंट पीटर को जब एक छोटा सा केक नहीं दे पाई तो एक महापुरुष को जब आप गुस्सा दिलाते हैं तो उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरीके से तुमने मुझे खाने के लिए तड़पाया है, तुम जिंदगी भर खाने के लिए तड़पती रहोगी। सो दिस वॉज द पोम। I hope you have understood. And boring of food का मतलब होता है making holes in the tree trunks with a beak for finding food. And scarlet का मतलब मैंने आपको बताया है bright red in color. और ये सारी वर्ड मीनिंग्स आप देख लीजिए, और राइमिंग स्कीम मैं आपको बता चुकी हूँ, ABCB. And let us see the figure of speech. Alliteration है, आइए देखते हैं alliteration क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। Alliteration is the repetition of a consonant sound in two or more close words. So stanza 1 में alliteration लास्ट लाइन में है, that they them through, that they them through, the sound th sound लगातार आया है। सेकेंड स्टेंजा में भी they the आया है, एंड लास्ट लाइन ऑफ सेकेंड स्टेंजा फनी फरी ff साउंड आया है। थर्ड स्टेंजा में भी they them आया है, और थर्ड स्टेंजा में थर्ड लाइन पे yet you आया हुआ है। तो थर्ड, देन लीव द फोर्थ वन। फिफ्थ वन में भी आप देखिए वोमेन एंड वॉज व साउंड इज देयर। देन सिक्स्थ में फेंट एंड फास्टिंग। देन एट्थ में स्टिल स्मॉलर। नाइन्थ में टुक टाइनी, एंड स्ट्रेंथ सीम्स स्मॉल। देन 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, 13th में देखिए बिल्ड वर्ड। Then boring is there, BB words are coming, but boring जो है repetition है, boring repetition है। And then you can see first stanza away, first stanza away is there। first stanza देख लेते हैं, देखिए away यहाँ पे आया हुआ है, ये क्या है, repetition है। फिर देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ में देखिए रोल्ड आया है, रोल्ड नाइन्थ में आया है, तो ये रिपीटिशन है। देन 10th में नहीं है, 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, 13th में बोरिंग 3 बार आया है, तो ये रिपीटिशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फिगर ऑफ स्पीच है। पहला हो गया एलिट्रेशन, दूसरा हो गया रेपिटिशन, तीसरा हो गया सिमली। सिमली कहाँ पे आया है, सिमली हम लोग देख लेते हैं सेकंड स्टेंजा में। जब हम लोग ने पढ़ा कि बच्चों को बियर्स कर्व्स में क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। यू कैन सी द चिल्ड्रन लुक्स लाइक बियर्स कर्व। लाइक जो है सिमली की निशानी होती है। लाइक जब हम लोग लाइक कहते हैं, लाइक और एज यूज़ करते हैं तो सिमली होता है। कंपैरिजन के लिए सिमली में हम लोग लाइक और एज का यूज़ करते हैं। सो सेकंड स्टेंजा में है और 9th स्टेंजा में है। 9th स्टेंजा देखते हैं। 9th स्टेंजा देन यहाँ पर देखिए 9th स्टेंजा में वेफर आया है एंड बेक इट थिन एज वेफर। अब यहाँ पर जो केक है उसको कंपेयर किया गया है कि इतना पतला बेला उसने कि वो वेफर के टाइप में हो गया, एक पापड़ से भी पतला वेफर टाइप में
उसने बोला तो सिमली है, यहाँ 2 जगह सिमली है। और इंजैबमेंट तो आई एम वर्बली टेलिंग यू, इंजैबमेंट है, बहुत जगहों पर इंजैबमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, इंजैबमेंट किसे कहते हैं। इंजैबमेंट आप देख सकते हैं जब जो पोम होती है बिना एपोस्ट्रॉफी और इनके जो है वो कंटिन्यू करती है, फुल स्टॉप और इंजैबमेंट। तो आप देखिए फोर्थ लाइन कंटिन्यू हो रही है फर्स्ट स्टैंजा में, फोर्थ लाइन कंटिन्यू थर्ड लाइन कंटिन्यू हो रही है फोर्थ लाइन में जाके ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड में फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में हो रही है। ऐसे ही थर्ड स्टैंजा में थर्ड वाली जो है वो फोर्थ में जाके ख़त्म हो रही है। ऐसे ही फोर्थ वाली फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन थर्ड एंड फोर्थ। देन 10th स्टैंजा में जो है वो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड 11th में फर्स्ट एंड थर्ड। इंजैबमेंट का मतलब अभी फिर से दिखाते हैं। इंजैबमेंट का मतलब आप देख लीजिए, यहाँ पर अवे इन द नॉर्दर्न लैंड, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है इसलिए ये कंटिन्यू नहीं हो रही है। फिर देयर द आवर्स ऑफ द डे आर वेरी फ्यू, ये भी कंटिन्यू नहीं हो रहा है। लेकिन थर्ड लाइन जो है एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, ये कंटिन्यू हो रही है। थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में कंटिन्यू, इससे इंजैबमेंट कहते हैं। So I hope that you have understood this poem nicely. If you have any problem, you can write down in the comment box and I am always there to help you out. And I will be back with the last chapter of your beehive, that is packing, very soon. And very soon we will discuss the question answers of each chapter so that I can help you out in all the ways. Till then, stay safe, stay healthy.